अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। CS614 डाटा वेयर हाउस का लेक्चर नंबर 13 आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 13, 14 और 15 हम 3 लेक्चर्स आज की वीडियो में देखेंगे। तीनों लेक्चर का सिमिलर टॉपिक है हमारे पास डीएम यानी कि डायमेंशन मॉडलिंग। तो आज हम डायमेंशन मॉडलिंग को स्टडी करेंगे। तो इन तीनों लेक्चर्स में से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिटेल में हम इन तीनों लेक्चर्स को नहीं देखेंगे। मीन्स कि हम एक सिलेक्टिव स्टडी करेंगे जिसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम सारी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन मॉडलिंग को देख लेते हैं। इसको आगे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने आपको यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर बताया हुआ है कि ईआर मॉडलिंग क्या है, उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, वो सक्सेसफुल कैसे है। उसके बाद ईआर को डीएम से उन्होंने कंपेयर करवाया हुआ है और उसके बाद डीएम बताया कि डीएम क्या है। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि डायमेंशन मॉडलिंग क्या है। डायमेंशन मॉडलिंग एक डाटा मॉडलिंग की टेक्निक है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि डायमेंशन मॉडलिंग डाटा मॉडलिंग की एक टेक्निक है जहाँ पर आप डाटा को डिफरेंट फैक्ट्स और डायमेंशन में ब्रेक करते हैं ताकि आप डाटा को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें और वो एंटिटीज़ को अपने डाटा वेयर हाउस के अंदर डिस्क्राइब कर सकें। तो हम क्या करते हैं कि डाटा को ब्रेक कर देते हैं, फैक्ट्स बना देते हैं और डायमेंशन बना देते हैं। इसको हम डायमेंशन मॉडलिंग कहते हैं और एक डाटा मॉडलिंग की टेक्निक है। उसके बाद हमने रिलेशनल मॉडलिंग को पढ़ा था। ये भी एक डाटा मॉडलिंग की टेक्निक है जिसके अंदर हमारे पास जो OLTP को डेवलप करने के लिए यूज़ होती है। OLTP को हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इसकी फुल फॉर्म थी। तो रिलेशनल मॉडलिंग टेक्निक आर यूज टू डेवलप OLTP सिस्टम्स। और टिपिकली OLTP सिस्टम्स के अंदर क्या होता है कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ फोकस क्वेरीज होती हैं, जैसे कि यूनिक और प्राइमरी कीज़ भी इसके अंदर होती हैं जो डिफरेंट इंडेक्सेस यूज़ करती हैं। OLP सिस्टम जो है, OLTP सिस्टम जो होते हैं वो परफॉर्मेंस जॉइन की परफॉर्मिंग के लिए जो है वो गुड नहीं होते। बस आपने ये 3-4 पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं, आपके MCQs के लिए यहाँ पे हैं। उसके बाद ने बताया कि अर्ली डेज में जब DSS हमारे पास आया था तो OLTP सिस्टम जो है वो DCN सपोर्ट के लिए यूज़ हो रहा था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज डाटाबेस हमारे पास था और परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा अगर हो रही थी। ये DSS, ये OLTP हम सब कुछ लास्ट लेक्चर्स में पीछे पढ़ के आए हैं। तो डीएम शुड बी द फर्स्ट रिएक्शन। अभी हम डीएम को आगे देखेंगे, उसके बाद डाटा डायमेंशन मॉडलिंग को, तो आपको बाद में ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि ईआर मॉडलिंग क्या और उसकी नीड कैसी हुई। तो ईआर मॉडलिंग की जो नीड थी, ये वाले पॉइंट्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ऐसा प्रिपेयर करना है 13.1 टॉपिक। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम विद अर्ली कबोलियन डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से ईआर मॉडलिंग की हमें ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा डेटा रिडेंडेंसी की वजह से हमें जो है वो ईआर मॉडलिंग की ज़रूरत पड़ी, यानी कि डाटा की डुप्लीकेशन की वजह से। इसके अलावा फ्रॉम फ्लैट फाइल टेबल से हमने जो है फ्लैट फाइल से जब टेबल की तरफ स्टार्ट की थी जर्नी, तो उसमें भी हमें ईआर मॉडलिंग की ज़रूरत पड़ी थी, जिसके अंदर हमारी जो ईच एंटिटी थी वो अल्टीमेटली बिकम अ टेबल इन द फिजिकल स्कीमा। इसके बाद सिंपल ON2 जॉइन टू वर्क विद टेबल्स हमें इसकी ज़रूरत थी। तो इस वजह से ये 4 हमारे पास इसके रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें ईआर मॉडलिंग की ज़रूरत पड़ी थी। इन्हीं को आगे डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि ईआर इस हमारे पास एक लॉजिकल डिज़ाइन टेक्निक है। ये भी आपने याद रखना है MCQs के लिए कि ईआर हमारे पास एक लॉजिकल डिज़ाइन टेक्निक है जिसका मकसद जो है वो डाटा को डुप्लीकेशन को रिमूव करना है। ठीक है। कबोलियन डेज़ ऑफ कंप्यूटिंग जो है वो हमारे पास अर्ली डेज थे जहाँ पे रिलेशन डाटाबेस भी तब नहीं आया हुआ था। तो ये कबोलियन के बारे में इन्होंने बताया। ऊपर से आप बस वो 4 पॉइंट्स अगर आप कर लेते हैं तो ये पैराग्राफ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये 4 पॉइंट अच्छे तरीके से यहाँ से प्रिपेयर करने, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला 13.2 टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि हमें वाई ईआर मॉडलिंग हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, ये ईआर मॉडलिंग इतनी सक्सेसफुल क्यों हुई थी। तो ये क्या था, कपल विद नॉर्मलाइजेशन के साथ इसका कपल था। मतलब नॉर्मलाइजेशन का मिलकर इसने डाटा की डेंसिटी को डाटाबेस के अंदर से रिमूव किया था, इस वजह से सक्सेसफुल हुई। और दूसरा हमारे पास इसके अंदर चेंज है इनके, अगर डाटा को हमने कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है तो डाटा को हम एक जस्ट 1 पॉइंट से कर सकते थे। ये इसका सेकंड बेनिफिट कह लें और इस वजह से ये सक्सेसफुल था। कैन बी यूज़ विद इंडेक्सिंग फॉर वेरी फास्ट एक्सेस के लिए इंडेक्सिंग के ज़रिए से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर रिजल्ट था वो हमारे पास OLTP सिस्टम एक सक्सेसफुल हमें मिलता था एज अ रिज़ल्ट। इस वजह से ईआर मॉडलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई थी। तो ईआर मॉडलिंग की नीड क्यों पड़ी, उसके भी 4 आपको पॉइंट्स ऊपर बताए हुए, आप कोई से 3 पॉइंट्स प्रिपेयर कर लें। और उसके अलावा ये सक्सेसफुल क्यों हुआ या फिर इसके यूजेस क्या हैं ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आपने उस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करने हैं। इन 4 पॉइंट्स को नीचे इन्होंने एलोबरेट करके आपको बताया हुआ है कि ईआर मॉडलिंग टेक्निक इज़ अ डिसिप्लिन used to highlight the microscopic relationship among the data elements or entities। डाटा एलिमेंट्स और एंटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको जो है वो ये माइक्रोस्कोपिक हमें एक रिलेशनशिप बताता है उसका। तो आपने बस ऊपर से वो प्रिपेयर करना है। उसके बाद नीड ऑफ डीएम है। अब डीएम हमारे पास डाटा डायमेंशन मॉडलिंग की हमें नीड क्यों पड़ी, तो ऑल टेबल लुक लाइक, तो हमारे पास जो सारे टेबल्स थे वो एक जैसे थे, इस वजह से हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी उनको अंडरस्टैंड करने में, कौन सा टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लार्जेस्ट है,
किस टेबल के अंदर न्यूमेरिकल मेजरमेंट है हमारे पास और किस टेबल के अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें डीएम टेक्निक यानी कि डायमेंशनल मॉडलिंग की ज़रूरत पड़ी, जिसे हम डाटा मॉडलिंग टेक्निक कहते हैं, जिसके अंदर हमने जो है वो डाटा को डायमेंशंस और फैक्ट्स में तोड़ा था, ब्रेक किया था, ताकि हम उसको फिर अच्छे तरीके से डाटाबेस में ऑर्गेनाइज कर सकें। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ टोपोलॉजीज बताई है कि मेनी टोपोलॉजीज फॉर द सेम ईआर डायग्राम ऑल अपीयरिंग डिफरेंट, वेरी हार्ड टू विजुअलाइज। आप दोनों यहाँ पे डायग्राम्स दे सकते हैं, दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, तो इनको विजुअलाइज करना, इनको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल था। इस वजह से डीएम टेक्निक हमारे पास आई थी। तो ये आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमें डीएम डायमेंशनल मॉडलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। उसके बाद हमारे पास इन्हें आपको बताया कि इस प्रॉब्लम मोर कम्प्लेक्स हो गई थी जब ईआर मॉडल फॉर एंटरप्राइज विच हैज़ 100 ऑफ लॉजिकल एंटिटीज़ उसके अंदर थी, और हाई ईआरपी हमारे पास सिस्टम उसके अंदर होने की बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो टेबल्स थे और एट्रीब्यूट्स भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा थे, एंटिटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। यही उसका मेन रीज़न था जिसकी वजह से हमें डीएम की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे आपको नीचे उन्होंने दोबारा से भी बता दिया कि हमें क्यों डीएम की ज़रूरत पड़ी। ट्राइंग टू मेक इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल यूजिंग टेबल्स रेजिंग इनएबिलिटी टू क्वेरी एफिशिएंसी, यानी कि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि टेबल की हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो आराम से एक्सेस हो जाए, लेकिन उसके चक्कर में आपकी जो क्वेरी है वो एफिशिएंटली जो है वो यहाँ से अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। उसके बाद ईआर और नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट इन अ लार्ज नंबर ऑफ टेबल था। हमने ये पहले भी देखा था कि नॉर्मलाइजेशन से हमारे पास बहुत ज़्यादा टेबल क्रिएट हो रहे थे, जिस वजह से हमारी स्टोरेज बहुत ज़्यादा जो है वो ऑक्यूपाई हो रही थी। तो ये भी आपने याद रखना है। इसके अंदर हमें यूज़र्स को अंडरस्टैंड करना भी हार्ड था, जो डीबी प्रोग्रामर्स थे। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसको नेविगेट करना भी बहुत मुश्किल था। इसके अलावा रियल वैल्यू ऑफ ईआर इन यूजिंग टेबल इंडिविजुअली और पेयर्स में यूज़ होती थी इंडिविजुअली, लेकिन उसको पता करना मुश्किल था। इसके अलावा इसके अंदर जो क्वेरीज़ को हमने एक्सेस करने का तरीका था, उसको लार्ज नंबर ऑफ क्वेरीज़ को रिकॉर्ड करने का मेथड था, वो भी बहुत कम्प्लेक्स था। ईआर मॉडलिंग की बात हो रही है, इस वजह से हमें जो है वो डायमेंशनल मॉडलिंग की ज़रूरत पड़ी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमें डायमेंशनल मॉडलिंग की नीड क्यों पड़ी। यहाँ पर उन्होंने आपको दोनों का डिफरेंस करके दिखाया है, तो ये डिफरेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ईआर हमारे पास क्या होता है कि कंस्टिट्यूट टू ऑप्टिमाइज ओएलटी परफॉर्मेंस को ये ऑप्टिमाइज करता था, जबकि डायमेंशनल मॉडलिंग आया तो जिसने क्या किया, डीएसएस क्वेरी परफॉर्मेंस को वो है कंट्रीब्यूट किया या फिर उसको ऑप्टिमाइज़ किया, इन्हेंस किया। ठीक है। मॉडल्स ऑफ माइक्रो रिलेशनशिप अमंग द डाटा एलिमेंट्स, इसके अंदर माइक्रो रिलेशन था, इसके अंदर मैक्रो रिलेशन था। आपने बस इसका याद रखना है, माइक्रो और मैक्रो था। उसके बाद वाइल्ड वेरिएबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ईआर मॉडल्स और ऑल डायमेंशन सर्व एज इक्वल आइडेंटिटी पॉइंट्स। तो बस ये आपने इनका डिफरेंस प्रिपेयर कर लेना है, इसका डिफरेंस भी आपको पेपर में आ सकता है। तो ये डिफरेंस इस टेबल में गिवन है, आपने इस टेबल 13.1 यहाँ से प्रिपेयर करना है। नीचे उस टेबल के बारे में मैंने आपको बताया है। उसके बाद है कि हाउ टू सिंप्लीफाई इन ईआर डाटा मॉडलिंग से दो तरीके थे। सबसे पहले तो हमारे पास डीनॉर्मलाइजेशन का मेथड है, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, और सेकंड मेथड हमारे पास डायमेंशनल मॉडलिंग है, जिसको अब यहाँ पर इन लोगों ने डिफाइन किया कि डायमेंशनल मॉडलिंग हमारे पास एक सिंपलर लॉजिकल मॉडल है, जिसको मैंने आपके ऊपर भी आपको बताया था कि ये हमारे पास एक डाटा मॉडलिंग की टेक्निक है, जिसके अंदर हम लोग डाटा को स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं डायमेंशंस और फैक्ट्स में, ताकि हम डाटा को अच्छे तरीके से डाटा वेयर हाउस के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकें। तो आपने बस इतना ही इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको भी रीड कर लीजिएगा। कीज़ आर यूजुअली सिस्टम जनरेटेड होती है हमारे पास तमाम रिलेशन, जिसमें मैंडेटरी थे कि मैनी टू वन का रिलेशनशिप हो, सिंगल पाथ होना चाहिए 2 लेवल्स के दरमियान में। इसके अलावा ये रोल अप के तमाम ऑपरेशन को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। डीएम में हमारे पास लॉजिकल डिज़ाइन टेक्निक था, इसको भी हमने ऊपर आपको बताया था कि लॉजिकल डिज़ाइन टेक्निक था। ये भी आपने याद रखना है कि ये लॉजिकल डिज़ाइन टेक्निक है। यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया है कि डायमेंशंस और हिरार्की इस ऐसे डायमेंशन में डिवाइड होता है। यहाँ पे देखें आइटम्स है, उसमें बुक्स भी हो सकती हैं, क्लोथ्स भी हो सकती हैं। बुक्स के अंदर हमारे पास फिक्शन बुक्स भी हो सकती हैं, टेक्स्ट बुक्स भी हो सकती हैं। क्लोथ्स में मैन की क्लॉथ्स भी होते हैं और वुमेन की क्लॉथ्स भी हो सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर हमारे पास इंग्लिश भी हो सकता है, मेडिकल भी हो सकता है। तो ये आपने ऐसा हिरार्की इस तरह से डायमेंशन हमारे पास मौजूद होती हैं। तो यही हमने देखा था कि हमारे पास ये क्या करता है कि डायमेंशन और फैक्ट में डाटा को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। तो इस तरह से डायमेंशन में हम इसको ब्रेक करते हैं। ये वाला टेबल भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसी टेबल को नीचे आपको बताया कि फैक्ट्स हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आते हैं कि फैक्ट्स कौन सा है और डायमेंशन कौन सी है। तो फैक्ट्स हमारे पास जितनी भी न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे सेल है, डॉलर में कुछ भी रिजल्ट आ रहा है, तो वो हमारे पास सारे फैक्ट्स थे। और डायमेंशन हमारे पास डिस्क्रिप्टिव जो है वो कुछ भी था, वो हमारे पास डायमेंशन था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्कीमा का। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डायमेंशन हमारे पास डिस्क्रिप्टिव टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन होती थी। तो यहाँ पे हमारे पास इन्हें स्कीम 2 तरह के हमें स्कीमा बताएं, एक स्टार स्कीमा है, एक स्नोफ्लेक्स स्कीमा है। इनका शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है। दोनों स्कीमास को डिफाइन करने को भी आ जाता है। इसके अलावा किसी एक स्कीमा के बारे में भी आपसे पूछ लेते हैं, तो इन दोनों का भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। दोनों की पिक्चर भी आपके सामने। इसके अलावा ये क्वेश्चन इस तरह से भी पेपर में आता है कि दोनों पिक्चर्स आपको दी होती हैं और आपने सिर्फ लेबल करना था स्नोफ्लैग कौन सा है और स्टार स्कीमा कौन सा है। तो ये भी एक बहुत ईजी सा क्वेश्चन पेपर में पास्ट में आ चुका है। तो स्टार स्कीमा को देखें तो स्टार स्कीमा हमारे पास क्या करता है, डिनॉर्मलाइजेशन को यूटिलाइज़ करता है।
एंड रिडेंसिटी को हमारे पास ये जो है वो यूटिलाइज़ कर लेता है, जिसके अंदर हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होती है। जबकि हमारे पास जो स्नोफ्लेक स्कीमा है वो क्या करता है, हमारे पास बॉटम अप्रोच प्रोवाइड करता है जो हमारे पास नॉर्मलाइज डाटा को यूटिलाइज़ करते हैं। तो आपने बस ये 2 पॉइंट्स के बारे में याद रखने हैं, बाकी नीचे इसका डिफरेंस भी दिया हुआ है तो वहाँ से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो ये दोनों स्कीमे की डायग्राम्स भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है 13.T। उसके बाद इनने आपको यहाँ पे अलग अलग भी बता दिया कि स्नोफ्लेक स्कीमा हमारे पास क्या है और फिर हमारे पास स्टार स्कीमा में हम क्या करते हैं। तो ये भी आप रीड कर लीजिएगा, वैसे अगर आपको ऊपर से बात समझ आ गई तो यही है। उसके बाद नीचे इनका डिफरेंस दिया है, वहाँ से हम इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें स्टार स्कीमा के फीचर्स। स्टार स्कीमा के क्या क्या फीचर थे, इसके अंदर सिंगल एक फैक्ट टेबल क्रिएट होता है, सिंगल हेडर होता है उसका डिटेल रिकॉर्ड में से, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि स्टार स्कीमा, जैसे कि हमने ऊपर अगर आप पिक्चर में भी देखें तो स्टार स्कीमा का इतने ज़्यादा वो पॉइंट्स नहीं बने, आप देख सकते हैं। लेकिन जो स्नोफ्लेक है ये काफ़ी जो है वो बिखरा हुआ है, यानी कि काफ़ी डिस्टर्ब भी है, काफ़ी सारे इसके पॉइंट्स हैं, तो ये थोड़ा हार्डर हो जाता है और ये वाला थोड़ा ज़्यादा ईजी है हमारे पास जो स्टार स्कीम है, तो ये मोर सिंप्लीफाइड भी है, तो आपने ये भी याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि सिंगल फैक्ट होता है इसके अंदर टेबल और सिंगल हेडर भी होता है। उसके बाद हमारे पास वास्ट सिंप्लीफाइड फिजिकल डाटा मॉडल होता है इसके अंदर कुछ टेबल होते हैं, फ्यूअर जॉइंट्स भी होते हैं क्योंकि हमारे पास स्टार स्कीमा ही छोटा है, तो उसके अंदर जो जॉइंट्स हैं वो भी फीवर हैं, टेबल भी कम हैं। इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स इसकी जो हैं वो कुछ एडिशनल स्पेस की हैं, तो ये हमारे पास स्टार स्कीमा जो है वो ज़्यादा स्नोफ्लेक स्कीमा से बेटर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस ऑफ डायमेंशन मॉडलिंग। इसके जो प्रोसेस है ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 हमारे पास स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आगे काफ़ी डिटेल में मैंने बताया हुआ, इतनी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस 4 स्टेप्स के नाम याद होने चाहिए। 4 स्टेप्स हमारे पास क्या हैं, 4 मेथड हैं हमारे पास यहाँ पे यार कि चूज़ द बिजनेस प्रोसेस को चूज़ करना है, उसके बाद ग्रेन्स को, उसके बाद फैक्ट्स को, उसके बाद आपने डायमेंशन को चूज़ करना है। आपने ये 4 पॉइंट्स याद रखने, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टार स्कीमा की मैंने एक पिक्चर भी यहाँ पे निकाल के रखी थी आप लोगों के लिए, देखें तो स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा का डिफरेंस भी पेपर में आता है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस वाले क्वेश्चन में देखें तो मैंने यहाँ से एक आपके लिए पिक्चर निकाली, ज़्यादा क्लियर है एज़ कम्पेयर टू हैंडआउट्स, क्योंकि हैंडआउट्स में काफ़ी घुमा फिरा के बातें की हुई हैं, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन ऑफ डायमेंशन टेबल की नॉर्मलाइजेशन में देखें स्टार स्कीमा हमारे पास नॉर्मलाइज होता है जबकि स्नोफ्लेक डी नॉर्मलाइज होता है, तो ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद डाटा रिडेंसिटी है, इनके डाटा की डुप्लीकेशन है, स्टार स्कीमा उसको स्टोर करता है लेकिन स्नोफ्लेक उसको अवॉइड करता है। क्वेरी अगर हम कम्प्लेक्सिटी चेक करें तो स्टार स्कीमा बहुत सिंपल है और जबकि स्नोफ्लेक बहुत कम्प्लेक्स है। अब हमारे पास क्वेरी की जो परफॉर्मेंस है इसमें फास्ट होती है क्योंकि ये हमारे पास सिंपल होता है, इस वजह से इसके अंदर क्वेरी की परफॉर्मेंस फास्ट है जबकि स्नोफ्लेक के अंदर स्लोअर है। डिस्क जो स्पेस है हमारे पास यहाँ पे स्टार स्कीमा ज़्यादा लेता है और हमारे पास स्नोफ्लेक स्कीमा लेस लेता है, तो ये देखेंगे एक इसका डिसएडवांटेज हो गया स्टार वाले का। उसके बाद हमारे पास डाटा इंटीग्रिटी का, इसके अंदर हायर रिस्क है, इसमें लोअर रिस्क है। उसके बाद सेटअप और मेंटेनेंस है, ये ईजियर टू सेटअप है और हार्डर टू मेंटेन है स्टार स्कीमा, जबकि हमारे पास स्नोफ्लेक जो है वो उसको सेटअप करना तो बहुत मुश्किल है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत ईजी है। तो ये आपको यहाँ पे ये अगर आप पॉइंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका ये 5 मार्क्स का या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है तो उसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आप चाहें तो ये वाली पिक्चर प्रिपेयर कर लें, ये काफ़ी ईजी है, आपको आराम से ये चीज़ें याद हो जाएंगी, तो आपने ये वाली ज़रूर प्रिपेयर करना है ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं हैंडआउट्स की तरफ। तो यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स थे आपने बस इन 4 पॉइंट्स के नाम याद रखने हैं, बाकी इस वाले टॉपिक से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने 4 पॉइंट्स याद रखने हैं और जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं आपके एमसीक्यूज़ के लिए। टिपिकल ईआर डायग्राम हमारे पास क्या करती हैं, वो एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ बिजनेस को कवर कर रही होती हैं, ठीक है, ये भी एमसीक्यूज़ आपको आ सकता है। इसके अलावा ईआर डायग्राम जो हमारे पास कुछ कम्प्लेक्स होती हैं। ईआर डायग्राम हमारे पास अगर सिंगल ईआर है तो उसको हम डिफरेंट मल्टीपल डायमेंशन मॉडलिंग डायग्राम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने उसी जो ऊपर 4 स्टेप्स बताए उन्हीं को यहाँ पे डिफाइन किया, फिर उसके बाद 1 बाय 1 भी बताया हुआ है कि सबसे पहले हमने बिजनेस प्रोसेस को चूज़ करना है, कैसे चूज़ करेंगे आप। बिजनेस प्रोसेस इज अ मेजर ऑपरेशनल प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली सपोर्टेड बाय लेगेसी सिस्टम या फिर OLT प्रोसेस को सपोर्ट करती है। इसके अंदर ऑर्डर, इन्वेंस और इन्वेंट्री आ जाता है। बस ये 3 पॉइंट्स आप इसके देख लीजिए, अगर आपको एमसीक्यूज़ ये आ जाता है पेपर में। वैसे ये लॉन्ग में नहीं आता, शॉर्ट में ही आता है, जिसमें आपने शॉर्ट में इसके 4 नाम ही बताने होते हैं और बाकी इसमें पूरे टॉपिक में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप दफ़ा चाहें तो खुद रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम भी आपको बताई हुई है कि स्टेप 1 जैसे हमने इसको सेपरेट किया प्रोसेस को, तो स्नोफ्लेक को देखें और स्टार को देखें, काफ़ी सिंपलर लग रहा है स्टार स्कीमा, जबकि स्नोफ्लेक थोड़ा सा हार्डर लग रहा है। तो ये उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास है ग्रेन को चूज़ करना। ग्रेन हमारे पास एक फंडामेंटल है, एटॉमिक लेवल ऑफ डाटा है। आपने बस याद रखना है कि ग्रेन क्या है। ग्रेन हमारे पास एक फंडामेंटल एटॉमिक लेवल ऑफ डाटा है, ठीक है, और ग्रेन को हम यूनिट ऑफ एनालिसिस भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। टिपिकल जो हमारे पास ग्रेन्स हैं वो क्या होते हैं, इंडिविजुअल ट्रांसैक्शन भी होते हैं, डेली एग्रीगेट्स भी होते हैं और मंथली एग्रीगेट्स भी होते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेन एंड एक्सप्रेसिवनेस है और फिर ग्रेन वर्सेस वो है। तो ये सारा कुछ आपको इंजीनियर ने बताया भी अभी है, तो ये वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप भी करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये आपके हैंडआउट्स काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं, काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको यहाँ पर बताई हुई हैं जो आपके पेपर में आती भी नहीं है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ये टेबल्स, ये एग्जाम्पल्स, ये बिल्कुल भी आपको पेपर में नहीं आती।
उसके बाद फैक्ट को चूज़ करना है आपको, बस ये पता होना चाहिए कि फैक्ट होता क्या है। ये एमसीक्यूज़ में पेपर आता है, इसके अलावा शॉर्ट लॉन्ग में भी आता है, टेबल बना होता है और आपको सारे फैक्ट्स और डायमेंशन को अलग करना होता है। तो ये जो स्टेप 3 है जिसमें हम चूज़ कर रहे हैं फैक्ट को, देखें ना यहाँ पे आपको ने दोबारा बताया हुआ है कि फैक्ट्स हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, क्वांटिटी सोल्ड है या कोई भी अमाउंट है। उसके बाद डायमेंशन हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है, टाइम है, प्रोडक्ट है, ज्योग्राफी है। तो अगर आपने पिछले टॉपिक में ये चीज़ें दोनों क्लियर कर ली थी तो फिर आपका ये टॉपिक क्लियर है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है कि डायमेंशन हमारे पास सिंगल नहीं होते ऑलवेज़, ये भी आपने याद रखना है। जैसे कैलेंडर डेट है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, टेक्नीशियन है, वर्कशॉप है, मेंटेनेंस है, ये सारी चीज़ें। तो बस आपको डायमेंशन और फैक्ट का पता होना चाहिए और कौन से डायमेंशन है और कौन से फैक्ट हैं आपको बस ये पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 15 है जिसमें डायमेंशनल मॉडलिंग में भी आप कुछ इशू थे, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसका पहला टॉपिक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो स्टेप नंबर 3 में मैंने बताया है, हमारे पास 2 तरह के डाटा बताए हुए हैं, एक एडिटिव है और एक हमारे पास नॉन एडिटिव फैक्ट्स हैं। तो ये क्वेश्चन आता है हमारे पास 2 तरह से। पहला क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंस पूछते हैं कि एडिटिव और नॉन एडिटिव इफेक्ट्स के अंदर डिफरेंस बताएं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और 3 मार्क्स का भी। दूसरा इसमें ये भी टेबल वाला क्वेश्चन है। आपको पता है कि इसकी जो आपका सब्जेक्ट है ना CS614, इसके अंदर टेबल आपको काफ़ी आएंगे। आई एम श्योर कि किसी ना किसी स्टूडेंट को, तो हर स्टूडेंट को एक टेबल तो ज़रूर आएगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मोस्टली ये लोग टेबल देते हैं जिसमें आपको टेबल्स के अंदर डाटा को फिल करना होता है। तो वो अगर आपको चीज़ें क्लियर होंगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से उसे फिल कर लेंगे और 5 मार्क्स आप आराम से गेन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें एडिटिव और नॉन एडिटिव फैक्ट्स को भी आता है पेपर में। तो एडिटिव फैक्ट्स हमारे क्या होते हैं कि आर ईजी टू वर्क विद, समिंग द फैक्ट्स वैल्यू गिव अ मीनिंगफुल रिजल्ट। आपने बस इसके पॉइंट्स ऐसे ही याद रखने हैं। एडिटिव फैक्ट्स में हमने क्वांटिटी सॉल्व या टोटल RS सेल, ये हमारे पास क्या है, एडिटिव फैक्ट है। उसके बाद इन्हें यहाँ पे कुछ एक टेबल में एग्जांपल भी आपको बता देंगे। नॉन एडिटिव फैक्ट में क्या है, हमारे पास एवरेज है, प्राइस है, सेल है, यूनिट प्राइस है, परसेंटेज है, डिस्काउंट है, ग्रोस रेशो है, मार्जिन है, काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट सोल्ड है। तो ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन मैंने पास्ट में देखा था कि ऐसे आया था कि ऊपर जो है वो सारे दिए हुए थे और कहा था कि एडिटिव और नॉन एडिटिव को टेबल में अलग अलग करके लिखें। तो ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने बस इनके नाम अच्छे तरीके से याद रखने हैं कि हमारे पास जो एडिटिव फैक्ट्स हैं वो कौन से, सेम एज इट इज़ जो आपको ये बुक में दिए हुए यही आपको क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आपने ऐसे ही इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास एग्रीगेट की 3 क्लासेज हैं। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। एग्रीगेट की हमारे पास 3 क्लासेज हैं, इसको हम ग्रीन हाईलाइट कर लेते हैं। 3 क्लास एग्रीगेट की डिस्ट्रीब्यूटिव है, फिर हमारे पास अलजेब्रिक है और हमारे पास होलिस्टिक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, जिसके अंदर हम डायरेक्टली एग्रीगेट्स को कंप्यूट कर लेते हैं, सब एग्रीगेट्स जैसे मिन, मैक्स, काउंट और सम है। ये चारों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यूज़ बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है। उसके बाद अलजेब्रिक में हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं, एसडी डेव है, उसके बाद एवरेज है, एवरेज या फिर काउंट, सम है या फिर काउंट है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, जिसके अंदर हम एग्रीगेट को कंप्यूट करते हैं फ्रॉम कांस्टेंट साइज समरी ऑफ सब ग्रुप। उसके बाद हमारे पास होलिस्टिक है जिसमें हम रिक्वायर अनबाउंडेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच सब ग्रुप के बारे में, जैसे मीडियन है, काउंट, डिस्टिंक्ट है। तो ये इसकी एग्जांपल, इसके आप ये जो एग्जांपल्स आपको दी हुई है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाली एग्जांपल्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती हैं और एमसीक्यूज़ में तो ज़रूर आती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह से आ सकता है, आपको पूछ सकते हैं कि 3 क्लास ऑफ एग्रीगेट होते हैं, आप तीनों के नाम लिखते हैं और तीनों के एग्जांपल्स लिखते हैं ना, तो आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का आराम से अटैम्प्ट हो गया। ज़रूरी नहीं होता कि आपको क्वेश्चन जो आया है आप पेपर में आपने उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना है वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। आपने क्वेश्चन को चेक करना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या। अगर आपसे पूछा कि 3 क्लास ऑफ एग्रीगेट्स लिखें तो आपने सिर्फ उनके नाम ही लिखने हैं, ये नहीं लिखना कि सब कुछ डिफाइन कर देना है। लेकिन अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन आप याद रखें कि आपको बिल्कुल सही याद है तब भी आप लिखें। अक्सर होता है कि हमें थोड़ा बहुत याद आ रहा होता है तो हम कहते हैं चलो लिख लेते हैं, मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर अभी 3 पॉइंट्स से आपके माइंड में हैं तो आप ये 3 पॉइंट्स लिखते हैं। अगर तो 3 पॉइंट्स भी आपको ये भूल गए लेकिन आपको एग्जांपल्स याद रहेंगे तो आप ये एग्जांपल्स भी लिख देंगे, तब भी आपको इस क्वेश्चन में मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग पेपर अटैम्प्ट किया करें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हम कवर करेंगे क्योंकि मिड टर्म का आपको पता है कि पेपर इतना लेंथी नहीं होता, आपका पेपर बहुत ही शॉर्ट होता है। ये चीज़ें कुछ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ना उनको बस आप एक एमसीक्यूज़ के लिए एक दफ़ा देख लीजिएगा, बाकी इसमें से क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आते। सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए जो हाईलाइट किए मैंने पॉइंट्स, मैंने खुद इनके हैंडआउट्स को अच्छी तरीके से रीड किया है कि कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। तो कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं की यहाँ से। उसके बाद हमारे पास प्रॉन्स एंड कॉन्स ऑफ हैंडलिंग भी बताए हैं। ये भी टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज़ के लिए आप इसको देख सकते हैं। जंग डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप एमसीक्यूज़ के लिए एक दफ़ा देख सकते हैं। इसके अलावा आप जंग डायमेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जंग डायमेंशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ रैंडम ट्रांसलेशनल कोड या फ्लैग्स और टैक्स, हमारे पास एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। जंग डायमेंशन में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। और जंग डायमेंशन इज़ अ सिंपली और स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड अ कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर द जंग एट्रीब्यूट्स को स्टोर करने के लिए हम जंग डायमेंशन को यूज़ करते हैं। इसकी जो एक गुड एग्जांपल है वो क्या है, ट्रेड फैक्ट है इन अ कंपनी दैट ब्रोक्स इक्विटी ट्रेड्स।
और ठीक है, ये वाला आपने जंग डायमेंशनल टॉपिक यहाँ से कर लेना। ये शॉर्ट में आपको हो सकता है, वैसे कभी आया तो नहीं है लेकिन हो सकता है कि आ जाए, तो इसको हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 15 कवर हो गया। लेक्चर नंबर 15 तक ये जो टॉपिक थे ये सारे सिमिलर टॉपिक्स थे जो हमने आज कवर किए हैं। उसके बाद के जो नेक्स्ट टॉपिक हैं, नेक्स्ट 3 टॉपिक्स भी सेम एज इट इज़ सिमिलर हैं, 16, 17 और 18। उन तीनों लेक्चर्स को भी हम एक साथ ही कवर करेंगे। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन से आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको गिवन है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। अगर आप कोई भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं कि कुछ इंप्रूव होना चाहिए इस लेक्चर में, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसको इंप्लीमेंट करूँ। आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने सजेशंस भी दे सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसे लगे हैं। थैंक यू सो मच।